हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप चोयल। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड ग्रुप को पढ़ा था और उसी के साथ में हमने रक्त अभिश्लेषण या ट्रांसफ्यूजन ब्लड इन मेन जो हमने पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग लोगों को समझ में नहीं आता है लेकिन हमको आज इसको समझना है। ठीक है, ब्लड में इसको बहुत से टीचर या स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन हमको इसको पढ़ना है। आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो इसको 10 बार हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या नाम है इसका, RH तत्व, जो कि हमने पहले ब्लड ग्रुप पढ़ा था। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लेडिस्टिनर ने, जो AB और O था। लेकिन हमारा जो एक्चुअल ब्लड ग्रुप होता है वो किस में होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव में होता है। तो जो ब्लड ग्रुप के ऊपर जो A पॉजिटिव या आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपका ब्लड ग्रुप है, जैसे मेरा O पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है, जो ऊपर जो सिंबल लग रहा है प्लस का, वो होता है आपका RH तत्व, या इसी को बोला जाएगा RH फैक्टर। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी खोज कार्ल लेडिस्टिनर और साथ में एक और वैज्ञानिक जुड़ गए इनके, वियनर। कार्ल लेडिस्टिनर और साथ में कौन है, वियनर ने इसकी खोज की थी। कौन से सन में की, 1940 में इसकी खोज की। और इसकी खोज एक मकाका रेहेसिस, एक जाति है रेहेसिस, जो मकाका एक नाम का बंदर है, मकाका रेहेसिस नामक बंदर में की थी। ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बोल सकते हो या एंटीजन भी इसे बोल सकते हो, जो ब्लड में उपस्थित होता है। एक विशेष प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है जिसका नाम RH तत्व रखा गया है। वो किसके कारण रखा गया, रेहेसिस, मकाका रेहेसिस नामक बंदर के कारण इसका नामांकन हुआ। जैसे RH का जो पहले 2 वर्ड है उन्होंने यहाँ पे जो कैपिटल लेटर इसके लिए हुए हैं, इसी से इसका नामकरण हुआ है। आपको पूछा जाए कि RH तत्व का किस जीव में पहले खोज हुई, तो इसकी खोज हुई मकाका रेहेसिस नामक बंदर में। कौन कौन से वैज्ञानिक के द्वारा हुई, तो कार्ल लेडिस्टिनर और साथ में एक और वैज्ञानिक हो गए इनके, वियनर। और सन पूछ लिया जाए कि कौन से सन में हुई, तो होती है 1940 में। ठीक है, अगर आपको ब्लड ग्रुप की पूछ लिया जाए तो हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, कार्ल लेडिस्टिनर ने की थी, जो A, B और O थे, और AB की जो थी डिकैस्ट्रो और स्टर्लिन ने की थी, जो 1902 में हुई थी। ठीक है, ये हमने चीज़ें पढ़ी। तो RH फैक्टर देख रहे हैं, कार्ल लेडिस्टिनर और वियनर ने 1940 में इसकी खोज की, रेहेसिस नामक बंदर में की। और देखिए कैसे होते हैं, A पॉजिटिव है तो उसी के साथ A नेगेटिव होगा, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो ऐसे करके आपके जो मेन 4 होते हैं उन्हीं के सब डिवीजन होते हैं 4 और। तो टोटल ब्लड ग्रुप हो गए आपके 8। ठीक है, ये 8 ब्लड ग्रुप हो गए। किसके आधार पर हो रहे हैं ये, RH तत्व या RH फैक्टर के आधार पर इनको हमने डिवाइड किया है। आगे देखते हैं, जिस रक्त में या जिस ब्लड में यह एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिस ब्लड ग्रुप में यह एंटीजन उपस्थित होता है, उस वाले ब्लड ग्रुप को RH पॉजिटिव कहते हैं। जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप O है, ठीक है, O कॉमनली है, 4 ब्लड ग्रुप में से मेरा O है। ठीक है, अगर मेरे पास RH तत्व पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, तो मेरा ब्लड ग्रुप कहलाएगा O पॉजिटिव। क्या कहलाएगा, O पॉजिटिव, अर्थात मेरे ब्लड ग्रुप में ये रेहेसिस या RH तत्व उपस्थित है। ठीक है, अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप B है और मेरे पास या मेरे ब्लड ग्रुप में इस एंटीजन नहीं, ये एंटीजन नहीं है, तो जो ब्लड ग्रुप कहलाएगा O या B नेगेटिव। क्या कहलाएगा, B नेगेटिव। अर्थात देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये हो या ना हो, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं
अगर मान लो यह एंटीजन मेरे अंदर या ब्लड ग्रुप में उपस्थित है तो मेरा जो ब्लड ग्रुप हो पॉजिटिव में आएगा, और मेरे पास उपस्थित नहीं है तो मेरा आएगा ब्लड ग्रुप नेगेटिव में। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसी के साथ अब इसके और अलग भाग भी करते हैं हम, वो इतने डीप में नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको कॉमनली बता देता हूँ कि RH तत्व 5 प्रकार के होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होंगे? इसके होंगे RH-D, RH-D, आपको ऐसे नॉर्मली बोल के बता देता हूँ, ठीक है, पढ़ना नहीं है, ज़्यादा डीप में हो जाएगा। RH-D, RH-E, कैपिटल E बोल सकते हो, RH स्मॉल ई, और RH कैपिटल C, और RH स्मॉल C। तो ये होते हैं RH तत्व। 5 प्रकार के RH तत्व होते हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारी होती है उसमें क्या पूछ लिया जाएगा, इससे पूछना चाहेगा तो यही पूछेगा कि RH तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की, कौन से सन में की, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि किस जंतु या कब हुई, या आपको डायरेक्टली पूछ लेगा किस बंदर में इसकी खोज हुई, तो वो होगी मकाका रहसिस नामक बंदर में की थी। ठीक है, हो गया। तो ये हमने देखा है RH तत्व। अब लास्ट एक जो टर्म होती है गर्भ रक्ताणु कोरकता, इनको बोला जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, या इंग्लिश में बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या होता है वो देखते हैं। तो अगर माता जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका RH नेगेटिव है, उसका RH क्या है? नेगेटिव है। RH फैक्टर क्या है? उसका नेगेटिव है। और जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, जो जिसको बोलेंगे गर्भरस्त शिशु, जो बच्चा पल रहा है, उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, माता का RH नेगेटिव, और जो बच्चा अंदर है उसका है RH पॉजिटिव। ठीक है, दोनों विपरीत है। तो जब बच्चा पैदा होगा, जब लेबर पेन होगा और बच्चा प्रसव के दौरान पैदा होगा, तो जब प्लेसेंटा टूटेगा, माँ से एम्ब्रियो जो उसका जो वॉर्म होगा गर्भाशय से उसका प्लेसेंटा टूटेगा, तो बच्चे का जो RH पॉजिटिव रक्त है वो माँ के ब्लड में मिलेगा। क्या करेगा? माँ के ब्लड में मिलेगा। तो माँ के अंदर होता है RH नेगेटिव। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। RH नेगेटिव है तो उसके अंदर RH पॉजिटिव जो बच्चे का है वो जाके मिल जाएगा। तो उस पहले बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सेकंड जो बच्चा होगा, जो दूसरा बच्चा बनेगा, तब मान लो उसके अंदर RH पॉजिटिव हुए या उसके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हुआ, तो उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि RH पॉजिटिव की जो एंटीबॉडी है वो माँ के ब्लड में पहले से ही, जो पहला बच्चा पैदा हुआ था तब से बनी हुई होती है। इसी कारण दूसरे बच्चे को वो क्या कर देगा? एग्लूटिनेशन कर देगा, उसकी मृत्यु कर देगा, क्लम्पिंग उसमें हो जाएगी, वो बच्चा नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसी के कारण बोला जाता है सेकेंड गर्भस्थ शिशु में रुधिर लयनता होगी। रुधिर लयनता, या आप इसमें यही बोल सकते हो हीमोफीलिया भी हो सकता है, उसको रक्त संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। तो किस में होगी? सेकेंड गर्भस्थ जो बच्चा दूसरा जो जन्म लेगा, गर्भधारण होगा, उस बच्चे में दिक्कत आएगी, पहले वाले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर प्रथम शिशु के जन्म के पश्चात, अब मान लो ये पता चल गया, इसका उपचार कैसे करें? तो प्रथम शिशु के जन्म के पश्चात 24 घंटे के भीतर, जब बच्चा जन्म हो जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर माता को रोहगम जो RSHD होता है, ठीक है, हमने देखा है RH फैक्टर का पहला पार्ट RSD, यही सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी बनाता है, तो रोहगम RSHD का टीका लगाया जाता है। आपको याद रखना है कि प्रथम शिशु के जन्म के पश्चात 24 घंटे के भीतर माता को रोहगम या RSD का टीका लगाया जाता है, ताकि दूसरी जो संतान उत्पन्न हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो ये होता है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो इसमें पहले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दूसरे बच्चे में क्यों आएगी?
क्योंकि जो ब्लड पहले बच्चे का है वो माँ के ब्लड से जाके मिल जाता है और माँ का ब्लड उसके लिए एंटीबॉडी पहले से ही तैयार कर लेता है। तो जब दूसरा बच्चा बनता है, धारण होता है, गर्भधारण, तो उस बच्चे में अगर मान लो RH पॉजिटिव हुआ तो माँ उसको ही, बच्चे को मार देगी, उसकी एंटीबॉडी उसको ख़त्म कर देगी। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है? रोहगम का या RHD का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, इसको बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, या हिंदी में बोलेंगे गर्भ रक्ताणु को रक्ता। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये RH देख लिया हमने, अब हम देखेंगे कि डोनर और रेसिपिएंट कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। ठीक है, ये पोर्शन भी देख लेते हैं। हम इसमें टेबल बनाएंगे एक। तो देखिए, डोनर का अर्थ होता है दाता, देने वाला। डोनर का अर्थ होगा देने वाला, और रेसिपिएंट होता है ग्राही या प्राप्तकर्ता भी बोल सकते हो, लेने वाला। दाता दान करने वाला होता है और रेसिपिएंट होता है प्राप्त करना है, ग्राही बोल सकते हो। तो देखिए, जो डोनर है वो नेगेटिव, ये किसको दे सकता है? जो ये राइट के निशान है, ये इसका अर्थ है कि दे सकता है। जो रॉन्ग के सिंबल है, क्रॉस है, वो बोल सकते हो आप नहीं दे सकता है। तो देखिए, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव वाला ओ नेगेटिव को दे सकता है। ठीक है, ओ नेगेटिव वाला ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला ए नेगेटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, और ओ नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। इसका अर्थ यह हुआ, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल डोनर। डोनर, यूनिवर्सल डोनर, या इसी को बोलेंगे सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह हमने पहले भी देखा था कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों होती है। इसी कारण इसको क्या बोलेंगे? हम यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ओ नेगेटिव सभी ब्लड ग्रुप्स को रक्त प्रदान कर सकता है, डोनेट कर सकते हैं। उसी के साथ अगला देखते हैं। ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव को दे सकता है। ओ पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को नहीं दे सकता है, मतलब ओ पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को दे सकेगा, नेगेटिव वाले को नहीं देगा। उसी प्रकार सभी ऐसे ही चलेंगे पूरे लगातार। ठीक है, जैसे हम ये देखते हैं, बी पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता है, बी पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव को भी नहीं दे सकता है, बी पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को नहीं दे सकता है, बी पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को भी नहीं दे सकेगा, बी पॉजिटिव वाला बी नेगेटिव को भी नहीं देगा, बी पॉजिटिव को देगा, और ए बी को नहीं देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा। ठीक है, अब देखिए उल्टा कर लेते हैं पूरा। लेने वाले का देख लेते हैं, ये देने वाले हो गए। अब लेने वाले का देख लेते हैं। ए बी पॉजिटिव किससे ले रहा है? ओ नेगेटिव से ले रहा है। ठीक है, ले रहा है ये रहा। और ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव से भी ले रहा है, ए बी पॉजिटिव ए नेगेटिव से भी ले रहा है, ए पॉजिटिव से भी ले रहा है, ए बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव से भी ले रहा है, दोनों से ले रहा है। ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव से भी ले रहा है। ठीक है, और ए बी पॉजिटिव को नॉर्मली देगा ही देगा। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, या इसी को बोलेंगे सर्वग्राही रक्त समूह या सर्व प्राप्तकर्ता रक्त समूह, मतलब सभी से रक्त ले रहा है, सभी से रक्त प्रदान एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। क्यों हो रहा है हमने देखा इसमें, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती है, सिर्फ एंटीजन होते हैं, वो भी दोनों ए तथा बी दोनों एंटीजन होते हैं। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये टेबल आपको अगर याद हो गई है तो आपके ब्लड के लगभग सभी क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट हम टेबल चालू करेंगे।
सेकेंड टेबल है हमारी माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप, अर्थात माता एवं पिता के जो रक्त समूह होंगे उसके आधार पर बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप संभावित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो देखिए माता पिता का रक्त समूह हमने लिख लिया, बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या हो सकते हैं वो देखेंगे, और बच्चों में असंभावित मतलब ये नहीं हो सकते हैं। तो देखिए अगर माता का ब्लड ओ है और पिता का ओ है, किसी का भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, माता का ओ से ले सकते हो, पिता का भी ओ ले सकते हो, या पिता का ओ ले सकते हो, कुछ भी। तो बच्चों में संभावित रक्त समूह होगा ओ, ठीक है, और असंभावित होंगे इसमें ए बी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। अगर माता का ओ है और पिता का ओ है तो बच्चे में हमेशा या कौन सा होगा, ओ ही होगा। वैसे ही हम देखते हैं अगर पिता का ओ है या माता का बी है तो बच्चों में जो संभावित रक्त समूह होगा वो ओ बी होगा और ए बी या ए कभी नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगर माता का ए है पिता का ए रक्त समूह है तो बच्चों में जो संभावित है ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, लेकिन बी और ए बी कभी नहीं हो सकता, असंभावित है, कभी भी नहीं होगा। उसी प्रकार ये टेबल हमने देखी, एक और देख लेते हैं। अगर माता का बी है और पिता का ए बी है, या माता का ए बी और पिता का बी है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। साथ ही असंभावित मतलब ओ कभी नहीं होगा, अर्थात ओ नहीं होगा। क्या क्या होंगे, ए बी, ए या बी ही होगा। कब होगा ऐसा, माता का बी है या पिता का ए बी है। तो इसी के साथ ये आपको याद करना है टेबल, क्योंकि आपको ये रीजनिंग में काम आएंगे, या एसएससी की जो या एसआई कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपको रीजनिंग में ये काम आएंगे। कैसा पूछ लेगा रीजनिंग में, रीजनिंग में पूछेगा, एक आपको दे देगा महिला जिसका रक्त बी है, एक आपको पुरुष दे देगा जिसका ए है, तो आपको पूछ लेगा कि इन दोनों की जब फर्टिलाइजेशन होगा या इनका रिप्रोडक्शन होगा या इनकी जो संतान उत्पन्न होगी उसमें कौन सा रक्त समूह होगा या कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो टेबल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए एक कंसेप्ट इसमें हमने छोड़ दिया था जो ब्लड ग्रुप में हमको पढ़ना था, तो देखिए कौन कौन से हैं। एक होता है सोडियम, यहाँ लिख देता हूँ सोडियम, और साथ ही पोटेशियम, सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट, सोडियम और पोटेशियम ऑक्जेलेट, ठीक है, दो तत्व है ये या कंपाउंड ये बोल सकते हो आप। सोडियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट का जो उपयोग होता है वो होता है रक्त को जमने से रोकने में, रक्त को जमने से रोकने में। कब, जब रक्त को शरीर के बाहर निकाल लिया जाता है और किसी ट्यूब में स्प्लिट किया जाता है या डाल दिया जाता है, तब उस रक्त को जमने से कौन से चीज़ें रोकती है, सोडियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट। कब, एक ट्यूब में, ट्यूब में, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर की ओर, बाहर, ठीक है। तो जैसे मान लो ब्लड निकाला, टेस्टिंग के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं हम किसी भी रोग में, तो टेस्ट के लिए किसी ट्यूब में डालते हैं, हम देखते हैं ट्यूब में स्प्लिट करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें मिली होती है, सोडियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है, ताकि वो ब्लड को जमने से रोकता है। इसी के साथ एक कंसेप्ट और है वो भी हम देख लेते हैं, या डायरेक्ट लिखता हूँ आरबीसी। हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी रक्त कणिकाओं में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हमने उनकी संख्या भी पढ़ी थी लेकिन उनका ऑर्डर नहीं पढ़ा था, हमने क्रम नहीं पढ़ा था। तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, प्लेटलेट उससे कम, और लास्ट में होगा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी सबसे कम। आरबीसी सबसे ज़्यादा, प्लेटलेट उससे कम और डब्ल्यूबीसी उससे कम, अर्थात आरबीसी सबसे अधिक और डब्ल्यूबीसी सबसे कम, और बीच में क्या होगी, प्लेटलेट्स होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हुआ। ब्लड हमने पूरा अच्छे से इसके हमने
5 से 6 लेक्चर पढ़े हैं, पूरा आपका ब्लड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको मैं जितना हो सकता है उतना कंटेंट पूरा दे रहा हूँ ताकि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। हम तथ्य भी पढ़ रहे हैं, फैक्चुअल भी पढ़ रहे हैं और डीपली भी पढ़ रहे हैं और हम साथ साथ इसकी ट्रिक भी देख रहे हैं। तो आपका एक दायित्व और बनता है कि आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें और बार बार इसको रिपीट करें ताकि जो आप प्रिपरेशन, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये आपको लाभदायक हो। ठीक है, तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा, अगला जो वीडियो होगा, उसमें मैं आपको ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है और ये लेक्चर भी हम फिनिश करते हैं। ठीक है, हमारा वीडियो या हमारा जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद।